कांग्रेस ने आंबेडकर का किया अपमान। अमित शाह ने ग्वालियर में 2 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का किया शुभारंभ। 1,93,000 रोजगार के खुले द्वार। अभ्युदय एमपी ग्रोथ समिट का उद्घाटन। इस वक्त की अहम खबर के साथ छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य ओडिशा के कंधमाल जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। चाकापाड़ थाना क्षेत्र में चलाए गए संयुक्त अभियान के दौरान हुई मुठभेड़ में 6 नक्सली मारे गए। इनमें 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का इनामी सेंट्रल कमेटी मेंबर गणेश उइके को भी बताया जा रहा है कि वो भी शामिल था। अभियान में एसओजी, सीआरपीएफ, बीएसएफ की 23 टीमों ने हिस्सा लिया। मुठभेड़ के बाद हथियार बरामद किए गए हैं। आईजी सुंदरराज पी के अनुसार इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है और अन्य नक्सलियों की पहचान की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स सोशल मीडिया पर पोस्ट में कहा है कि कंधमाल ओडिशा में एक बड़े अभियान में केंद्रीय समिति सदस्य गणेश उइके समेत 6 नक्सलियों को अभी तक निष्क्रिय किया गया। इस बड़ी कामयाबी के साथ ओडिशा नक्सलवाद से पूरी तरह से मुक्त होने की कगार पर है। 31 मार्च 2026 से पहले हम नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो बड़ी संख्या में नक्सलियों का खात्मा एक बार फिर से देखने को मिल रहा है, जहां नक्सलियों पर सरकार की तरफ से प्रहार किया गया। ओडिशा में 1 करोड़ का इनामी नक्सली मारा गया। तो ओडिशा में इस नक्सली का खात्मा हो गया। इस पर इनाम 1 करोड़ का रखा गया था। कंधमाल में 2 महिलाओं समेत 6 नक्सली ढेर हो गए हैं। और आपको बता दें कि साई सरकार में अब तक 425 नक्सली ढेर हुए हैं। 1388 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। 2000 से ज्यादा नक्सलियों ने हथियार छोड़ दिए हैं। 1443 नक्सली गिरफ्तार किए गए और बस्तर में नक्सल नेटवर्क अब कमजोर हो गया है। कई इलाके नक्सल प्रभाव से मुक्त हुए हैं। अब आपको बताते हैं गणेश उइके के बारे में। 2021 हमले का ये मास्टरमाइंड था। बीजापुर सुकमा बॉर्डर पर झड़प का मास्टरमाइंड, और इस हमले में 22 जवान शहीद हुए थे। करीब 400 नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर हमला किया था। 2017 की बात करें तो 2017 में डोडी तुमनार जंगल में पुलिस से बचकर ये भागा। इसके अलावा 2018 में दंतेवाड़ा बीजापुर मुठभेड़ में बच गया था गणेश। तो गणेश उइके की क्राइम हिस्ट्री भी आप तक पहुंचाई जा रही है, इसका काला चिट्ठा, और अब ये ढेर हो चुका है। ओडिशा में 1 करोड़ का इनामी नक्सली मारा गया, खात्मा हो चुका है। साथ ही कंधमाल में 2 महिलाओं समेत 6 नक्सली भी ढेर हो चुके हैं। तो 2026 का जो अल्टीमेटम दिया गया था सरकार की तरफ से, उस अल्टीमेटम पर सुरक्षा बल इस वक्त काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद का खात्मा करने के लिए लगातार बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सुरक्षा बल या माओवादी संगठन के बीच में हुई मुठभेड़ के पश्चात सीपीएम माओवादी संगठन का सेंट्रल कमेटी मेंबर गणेश उइके या माननीय माओवादी कैडर का डेड बॉडी रिकवर होने का प्राथमिक जानकारी प्राप्त हो रहा है। इस संबंध में डिटेल जानकारी उड़ीसा पुलिस द्वारा बहुत जल्दी खुलासा की जाएगी। वर्ष 2025 में प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी सीपीएम माओवादी संगठन के खिलाफ की गई प्रभावी कार्रवाई में माओवादी संगठन का टोटल 11 सेंट्रल कमेटी और पुलिस ब्यूरो मेंबर का डेड बॉडी अलग अलग राज्यों में अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात रिकवर की गई। उनमें से सीपीएम माओवादी संगठन का जनरल सेक्रेटरी बसवराजू, सुधाकर, के रामचंद्र रेड्डी, कोसा, इनके डेड बॉडी बस्तर संभाग के अंदर रिकवर की गई। तो एसओजी, सीआरपीएफ और बीएसएफ की टीम को ये बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। गणेश उइके जिसका अब खात्मा हो चुका है। चंद्रहास वैष्णव इस वक्त संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं छत्तीसगढ़ से इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। चंद्रहास, एक बार फिर से बड़ी कामयाबी यहां हासिल हुई है। इससे पहले हिड़मा का खात्मा हुआ था, अब इस नक्सली गणेश का खात्मा हो गया। जी बिल्कुल, लगातार जब से केंद्रीय गृह मंत्री ने एक दावा कर चुका था कि मार्च 2026 में पूरे भारत से ही नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाएगा, तो वहीं उसकी शुरुआत जो है लगातार होनी शुरू हो गई थी। इसके अलावा जैसा आईजी साहब ने कहा, आईजी साहब ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि 2025 के शुरुआती दौर से अब तक देखा जाएगा तो यहाँ पर कम से कम 11 केंद्रीय कमेटी के मेंबर जो हैं वो उनका खात्मा कर दिया गया है, जिसमें एक बड़ा नाम हुआ करता था बसवराजू जो जनरल सेक्रेटरी के पद पर था। उसके अलावा आज लंबे समय के बाद फिर से गणेश उइके का नाम सामने आया, जो कि उड़ीसा के माड़ क्षेत्रों में उनको मार दिया गया। गणेश उइके भी लंबे समय से बड़े बड़े हमलों में सक्रिय था। पूरे छत्तीसगढ़ में बड़े बड़े मामले हुए जिसपे गणेश उइके सक्रिय था। इसके ऊपर लगभग 1 करोड़ के ऊपर का इनाम घोषित था। बहुत समय तक छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट भी जो है, यहाँ के पुलिस भी है, यहाँ के माड़ क्षेत्रों में, यहाँ के अंदरूनी क्षेत्रों में इनको तलाशती रही, लेकिन आज
कहीं ना कहीं जाकर इनकी पूरे पुलिस बल की जो सफलता है वो उड़ीसा में नजर आई और उड़ीसा में गणेश सिंह को मार गिराया। बिल्कुल, तो ओडिशा में ये बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। ऐसे में चंद्रहास, मुझे ये भी बताइएगा कि अब नक्सलवाद को खत्म करने के लिए, क्योंकि देखिए समय बहुत कम है, मार्च 2026 ज्यादा महीने बचे नहीं हैं, लेकिन लगातार नक्सली या तो सरेंडर कर रहे हैं या मुठभेड़ में मारे जा रहे हैं। किस तरह से आगे सर्च ऑपरेशन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है इस वक्त छत्तीसगढ़ में? जी बिल्कुल, मैं अभी भी जी मौजूद हूँ आईजी ऑफिस में। कुछ देर के बाद यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा और बहुत सारी जानकारी जो हमारे साथ में साझा की जाएगी। लेकिन फिर भी आईजी साहब ने साफ तौर पर कह दिया है कि वर्दीधारी और हथियारबंद नक्सली जो है उनकी संख्या पूरे बस्तर संभाग में सीमित हो गई है। आज की डेट में अगर हम बात करें तो मुश्किल से अगर बात करें तो 40 के ऊपर ही कुछ वर्दीधारी नक्सली होंगे। और ये पूरा अंदाजा लगाया जा रहा है कि मार्च 2026 से बिल्कुल पहले पहले ये पूरे नक्सली या तो सफाया इनका कर दिया जाएगा या बड़ी संख्या में इनका आत्मसमर्पण कर दिया जाएगा। अभी हम अगर हथियारबंद नक्सलियों की बात करें तो बिल्कुल सीमित हो चुके हैं, क्योंकि अभी कहीं पर भी मुठभेड़ जैसी घटनाएं जो है नक्सलियों के सामने से नहीं आ रही है। लेकिन लगातार सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पे बस्तर के क्षेत्रों में भी अपनाया जा रहा है, वहीं सीमावर्ती राज्यों में भी अपनाया जा रहा है, और वहीं खासकर बात किया जाए बीजापुर और सुकमा के क्षेत्रों में, जहां पर अभी कुछ क्षेत्रों में नक्सली एक्टिवेट होने की सूचना मिली है, तो वहां पर भी लगातार जो है वो हमारे जो सुरक्षा बल के जवान हैं वो लगातार सर्चिंग का ऑपरेशन निभा रहे हैं। ठीक है, और ऐसे में चंद्रहास, क्योंकि ये 2025 जिसमें हम जिक्र भी कर रहे हैं कि 2 बड़े नक्सलियों का खात्मा हो गया, जाहिर तौर पर नक्सली संगठन बहुत कमजोर हो चुका है। इस वक्त कैसे आप वहां पर देख रहे हैं, स्थिति क्या बनी हुई है? क्योंकि अभी भी कमांडोज जंगलों में मौजूद हैं, मुठभेड़ हर दूसरे तीसरे दिन हो रही है। इसका मतलब भले ही संगठन कमजोर है, लेकिन उसमें जो सदस्य हैं वो अपनी पैठ बनाने की, धौंस जमाने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हम यहाँ पर अगर बात करें तो जो नक्सलियों का मेन कैडर हुआ करता था, जहां से इनके लड़ाकू बाहर आते थे, माड़वी हिड़मा का नाम एक बड़ा पैमाने पर लिया जाता था कि माड़वी हिड़मा के कंधों पर, क्योंकि वो अंतिम दौर पर आने के बाद सीसी मेंबर के तौर पर काम करना शुरू कर दिया था, और उसी के जरिए जो बच्चे हैं, यहाँ तक कि बच्चे भी हैं और नए नए जो नक्सली जो नक्सल में ज्वाइन करते थे, उनको तैयार करने का जिम्मा जो है वो हिड़मा के ऊपर था। लेकिन अब हिड़मा के खत्म हो जाने के बाद ये सारी चीजें खत्म हो चुकी है। इनको फंडिंग अगर कहीं से आता था तो वो पूर्ण रूप से इनको बंद हो चुकी है। आज के दौर पर इनके पास किसी भी प्रकार का हथियार नहीं है। बस मानसिकता की बात करें तो अभी कुछ दौर पर नक्सलियों के पास में मानसिकता जो है नक्सलिज्म की वो है, लेकिन वो भी कुछ समय के बाद में बिल्कुल साफ तौर पर खत्म कर दिया जाएगा। बिल्कुल, और ये जो नक्सली गणेश जिसका खात्मा हुआ है, आप बता रहे हैं कि अब से थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है, गृह मंत्री अमित शाह का भी रिएक्शन इस पूरे मसले पर आया है। जी बिल्कुल, केंद्रीय गृह मंत्री लगातार जो है नक्सलिज्म को लेकर अपनी नजरें वो जमाए हुए हैं, और आज ट्वीट के माध्यम से केंद्रीय गृह मंत्री ने ये कंफर्म कर दिया कि गणेश उइके का जो डेड बॉडी है वो उड़ीसा के क्षेत्रों में मिला है। लेकिन बस्तर क्षेत्र और उड़ीसा के बीच में जो आईजी हैं या उच्च अधिकारी हैं वो बिल्कुल कॉल पे लगे हुए हैं, पूरी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। उसके बाद ही आईजी साहब यहाँ पर कुछ देर के बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे, और जो भी साझा जानकारी होगी जो उड़ीसा के अन्य अधिकारियों से यहाँ आएगी, जो भी इनपुट्स आएंगे वो पूरे मीडिया को इनके द्वारा साझा किया जाएगा। जी। इस नक्सली के बैकग्राउंड के बारे में बताइएगा। हालांकि क्राइम हिस्ट्री तो हम बता ही रहे कि किस तरह से एक्टिव था ये, अपने गिरोह को बिल्कुल एक्टिव करके रखा था इसने, लेकिन जब इसका खात्मा हुआ है, इसका बैकग्राउंड जरा बताइएगा कि इस तरह से रहा है, कितने बड़े नक्सलवादी हमलों में ये रहा है, घटनाओं में रहा है। तो कुछ आप तक ये जानकारी पहुंच पाए हो गणेश उइके, जिसका खात्मा होने के बाद आम जनमानस के लिए कितनी बड़ी आज ये खबर हो सकती है, कितनी राहत की खबर हो सकती है? क्योंकि जाहिर तौर पर कई लोग आज भी नक्सलियों की वजह से बहुत परेशान हैं, तो जो प्रभावित इलाका रहा है वहां के लोगों के लिए आज ये कितनी बड़ी खबर है? जी बिल्कुल, ये मैं बताना चाहूंगा कि पिछले 4 दशकों से पहले गणेश उइके का नाम काफी ज्यादा लिया जाता था, लेकिन अभी जब से प्रहार हमारे जवानों के द्वारा किया जा रहा था अंदरूनी क्षेत्रों में, उसके बाद कहीं ना कहीं ये गणेश उइके का नाम दब गया था। लेकिन ये हार्डकोर नक्सली थे, आप फोटो में देख सकते हैं, उम्र दराज आज भी इनका जो है वो उम्र दराज के तौर पर ये दिख रहे हैं। ये अभी भी एक्टिव थे, लेकिन किसी भी प्रकार की घटनाएं जो है अभी साफ तौर पर इनके द्वारा नहीं की गई है। लेकिन पुरानी अगर बात करें तो पूरे बस्तर संभाग में, बस्तर के क्षेत्रों में बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, जिसमें आपने भी बताया और जनता को मैं बताना चाहूंगा कि 22 जवान जहां पर
घटना में शहीद हो गए थे। इसके अलावा झीरम घाटी का भी कहीं कहीं हमला है जहां पर इनका जिक्र होता है। तो ऐसे करके 6 से 7 बड़े बड़े घटनाएं हैं जहां पर मुख्य रूप से गणेश उइके का नाम वहां पर सक्रियता में शामिल था, यह नाम आता है। इसके अलावा आज ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि गणेश उइके एक दौर तक छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती क्षेत्रों में या अंदरूनी क्षेत्रों में माड़ इलाकों में एक्टिव हुआ करता था। आज जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में खास तौर पर मुठभेड़ की घटनाएं बढ़ती चली गई और न्यूट्रलाइज किया गया नक्सलियों को, तो ये कहीं ना कहीं किसी रास्ते से आज उड़ीसा में पाया गया और उड़ीसा में इनकी जानकारी मिलने के बाद वहां के फोर्सेस जो हैं उन्होंने इनको घेर कर वहां पर मुठभेड़ के तौर पर इनको खत्म कर दिया। जी बिल्कुल, अब से थोड़ी देर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी चंद्रहास, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन कौन मौजूद होगा, जरा ये भी बताइएगा। देखिए, अभी तो साफ तौर पर यह बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि अभी और कौन कौन से चीजें हैं सामने आएगी, लेकिन हाँ, या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बिल्कुल साफ कर दिया जाएगा कि अभी तक सक्रियता के मामले में गणेश उइके पूरे छत्तीसगढ़ में, बस्तर संभाग में खासकर किन किन मामलों में शामिल था, कौन कौन से और भी एक्टिविटीज थे इनके अंडर पे और कितने नक्सली थे। चलिए, और आप किस नजर प्रकार बनाए रखिएगा, आगे जो अपडेट होगा चंद्रहास आपसे जरूर लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो नक्सली गणेश का खात्मा हो चुका है, जिसने कई नक्सली घटनाओं को अंजाम दिया था। 1 करोड़ का इनाम इस पर रखा गया था, लेकिन अब नक्सलवाद को कमजोर कर दिया गया है सुरक्षा बलों की तरफ से और एक बड़ी कामयाबी फिर से हासिल हुई है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। उधर बिलासपुर के बहतराई स्टेडियम में आयोजित सांसद खेल महोत्सव का भव्य समापन हुआ। समापन समारोह को पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए खेलों को राष्ट्र निर्माण का सशक्त माध्यम बताया। उन्होंने युवाओं से खेल को जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू मुख्य अतिथि रहे। सांसद खेल महोत्सव में 12 खेल विधाओं के तहत 12,000 से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिसमें युवाओं ने खेल भावना को आगे बढ़ाया। आत्मविश्वास से भरे हुए खिलाड़ी नजर आए और इन सभी खिलाड़ियों का उत्साह भी यहां बढ़ाया गया। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर 25 दिसंबर 2025 को प्रदेश में 115 नगरीय निकायों में अटल परिसर का लोकार्पण किया गया। राजधानी रायपुर से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वर्चुअल माध्यम से इसका लोकार्पण किया। जगदलपुर कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेज कॉरपोरेशन के अध्यक्ष, महापौर सहित जनप्रतिनिधि और नागरिक मौजूद रहे। वक्ताओं ने अटल परिसर को सुशासन और जनसेवा का प्रतीक बताया। अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत रत्न अजात शत्रु और जिनकी राजनीति वास्तव में सत्ता के लिए नहीं बल्कि देश के
देश प्रेम के लिए, राष्ट्र धर्म के भूख से उपजी ऐसी राजनीति के प्रणेता अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती में आज जगदलपुर शहर सहित 115 नगरीय निकायों में अटल परिसर का लोकार्पण किया गया है। आप सब जानते हैं कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के मुख्य आतिथ्य में माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी हमारे अध्यक्ष हैं, स्पीकर जी हैं, और इस विभाग के मंत्री और उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी के माध्यम से पूरे 115 नगरीय निकायों में आज ऑनलाइन उद्घाटन का यह कार्यक्रम रखा गया था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सांसद खेल महोत्सव के समापन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ये आयोजन देश भर में करीब 200 स्थानों पर हुआ, जिसका समापन आज किया गया। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने समापन समारोह को संबोधित किया। 4 महीने तक चले इस महा उत्सव में खेलों के माध्यम से खिलाड़ियों को मंच और प्रोत्साहन मिला, जिससे खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर दिया गया। आज सांसद खेल महोत्सव का समापन हो रहा है और पूरे देश में 200 से ज्यादा संसदीय क्षेत्र में ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है और समापन समारोह को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संबोधित किया है। बहुत ही प्रेरक उनका उद्बोधन हमारे खिलाड़ियों के लिए रहा है और निश्चित रूप से इस खेल महोत्सव के माध्यम से आने वाले समय में हमारे देश में जो खेल के जगत में टैलेंट हैं उनको एक मंच मिला है, उनको खेलने का अवसर मिला है और आगामी वर्षों में जैसे कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन होने जा रहा है देश में और ओलंपिक के लिए भी देश ने निवेदन लगाया है, तो ये सब के लिए अच्छे खिलाड़ी इस खेल महोत्सव के माध्यम से मिलेंगे। उधर गौरेला नगर पालिका परिषद में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया गया। वार्ड क्रमांक 10 स्थित अटल परिसर में अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पूजा अर्चना की गई और उनके योगदान को याद किया गया। कार्यक्रम के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के लाइव प्रसारण को उपस्थित लोगों ने देखा और सुना भी। नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश दुबे ने अपने उद्बोधन में अटल जी के विचारों और सुशासन की अवधारणा पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर सीएमओ नारायण साहू, नगर पालिका के अधिकारी, कर्मचारी और बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म जयंती के अवसर पर पूरे प्रदेश में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और हमारे माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री श्री अरुण साव जी के सौजन्य से 115 अटल परिसर का निर्माण किया गया है, जिसका आज विधिवत रायपुर से वर्चुअल उद्घाटन किया गया है। और हम सब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता माननीय अटल जी थे। शहर में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन लगातार बढ़ता जा रहा है। ITMS के आंकड़ों के अनुसार बिलासपुर में प्रतिदिन औसतन 400 चालान काटे जा रहे हैं और सबसे ज्यादा मामले बाइक सवारों के हैं, जिनमें बिना हेलमेट, सिंगल जंप और ट्रिपल सवारी प्रमुख है। 1 जनवरी से 30 नवंबर तक 1,29,000 से ज्यादा चालान काटे गए, जिनकी कुल राशि 10 करोड़ 57 रुपए रही। हालांकि करोड़ों का राजस्व मिला है, लेकिन नियमों की अनदेखी सड़क सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बनी हुई है। PHQ एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देश पर लगातार यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई जारी है और इसी क्रम में जो ऑनलाइन जो कार्रवाइयाँ होती हैं उस पर भी लगातार निगरानी रखी जा रही है। हमारे बिलासपुर में जितने भी 550 लगभग कैमरे लगे हैं, उनके माध्यम से लगातार ऐसे वाहन चालकों पर निगरानी की जा रही है जो कि यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं और इसके तहत जो है ऑनलाइन चलानी कार्रवाई भी भेजी जा रही है। ये ऑनलाइन चलानी कार्यवाही पर जिन लोगों के द्वारा समय पर अपनी जो चालान शुल्क है वो जमा नहीं कर रहे हैं, ऐसे वाहन चालकों पर सतत रूप से जो है नियमानुसार कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय के द्वारा जो है संबंधित वाहन चालकों पर नोटिस जारी किया जा रहा है। नोटिस के बावजूद भी उपस्थित नहीं होने पर, बार बार नोटिस जारी होने के बाद भी उपस्थित नहीं होने की स्थिति में उनके वाहनों को जो है लाइसेंस का निलंबन का प्रावधान जारी है।
बिलासपुर रेलवे अधिकारियों के अनुसार बिलासपुर झारसुगुड़ा सेक्शन में 4th लाइन का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, जिसका 60 से 70% काम पूरा हो चुका है। अनूपपुर कटनी के बीच 3rd लाइन का कार्य पूरा कर कमीशन किया जा चुका है, जिससे ट्रेनों की समयबद्धता बेहतर हुई है। वहीं राजनांदगांव नागपुर सेक्शन में 3rd लाइन का 90% से ज्यादा काम पूरा हो गया है। रेलवे के अनुसार इन परियोजनाओं से यात्रियों और माल परिवहन को बड़ी सुविधा मिलेगी। सीसीआर में कैपेसिटी ऑगमेंटेशन के काम बड़े पैमाने पे हो रहे हैं, जैसे कि 3rd लाइन है, 4th लाइन है। इसमें अगर आप सेक्शन वाइज देखोगे तो बिलासपुर से झारसुगुड़ा में 4th लाइन का काम चालू है और इसमें ऑलमोस्ट 60-70% वर्क हो चुका है। सेक्शन वाइज देखेंगे तो बिलासपुर से अकलतरा तक 4th लाइन कमीशन हो चुकी है और दूसरे साइड से ईप से लेके जामगा तक 4th लाइन कमीशन हो गई है और बाकी वाले सेक्शन में भी इसका एनआई वर्क हो चुका है और ये जल्द ही लाइन कमीशन हो जाएगी। इसके अलावा अनूपपुर से लेके कटनी 3rd लाइन कमीशन हो चुकी है और जो तीसरी हमारा मेजर सेक्शन है राजनांदगांव से नागपुर, इसमें भी 90% से ज़्यादा वर्क कंप्लीट होके 3rd लाइन कमीशन हो गई। उधर मुंगेली कलेक्टर कुंदन कुमार ने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी व्यवस्था को पारदर्शी और सुचारू बनाए रखने के लिए उपार्जन केंद्र बाकी और निर्जाम का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने धान खरीदी, बारदाने की उपलब्धता, किसानों के पंजीयन, डीओ कटने, रकबा समर्पण और सुविधाओं की जानकारी ली। कलेक्टर ने धान उठाव में तेजी और पारदर्शिता के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान किसानों से संवाद किया गया। बाकी केंद्र में बिना हमाल के किसानों से तौल कराने की शिकायत पर कलेक्टर ने कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए केंद्र प्रभारी को हटाने और मामले की जांच के आदेश दिए। धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया गया है, साथ में फूड की पूरी टीम, खाद्य अधिकारी, ARCS, DCCB नोडल और सभी लोग उपस्थित थे। अभी हम लोगों ने बाकी और निर्जाम धान खरीदी केंद्र का औचक दौरा किया। बाकी में ये दिक्कत आ रही थी कि बिना हमाल के किसानों के माध्यम से जो है वो खरीदी और पलटी का काम किया जा रहा था, तो तत्काल जो है वो केंद्र प्रभारी को हटाया गया है और उसको नोटिस जारी किया गया है और बाद में अगर कुछ अनियमितता पाई जाती है तो आगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी सड़कें हाईवा वाहनों के लगातार संचालन से पूरी तरह से जर्जर हो चुकी हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क किसानों, स्कूली बच्चों और मरीजों के लिए जीवन रेखा थी, लेकिन अब रोजाना दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। निर्माण एजेंसी की लापरवाही और नियमों की अवहेलना के कारण सड़क पर बड़े गड्ढे बने हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से हाईवा वाहनों पर रोक लगाने, सड़क की मरम्मत कराने और जिम्मेदार अधिकारियों का कार्रवाई करने और ठेकेदारों पर भी कार्रवाई करने की मांग की है। धौरा भाट में जिन अभी ये हाईवा आपके सामने क्रॉस हुई, अभी देखिए आप, ये मोर पीछे रोड दिखा थे, एखर से बदतर हाल पूरा धौरा भाट से रामहेपुर तक, सारधा से झिरवन तक, धौरा भाट से करण कापा रोड 1 किलोमीटर, ये जितना रोड है एमा हमार गांव के लइका मन के पूरा आए जाए के सुविधा पूरा रद्द है। धूल से अलग परेशान, धुआं से अलग परेशान, रोड कबाड़ हो चुके हैं। अगर कहीं हाईवा वाले मन रोक के पूछे जाते कि भैया ये कैसे हाल है, ये कैसे सुधरी, तो उधर साहब कहना है हम सत्ता वाले हैं, हम पूरा टेंडर पाए सब रोड के, हमार मर्जी हम चलाबो, हम बना लेबो, हमार मन पड़ी था। तो ये डबल इंजन के सरकार है, भाजपा की सरकार है, भ्रष्टाचार सरकार है, ये अत्याचार है। कहाँ हमन पास कराए रोड, कहाँ बंधवा पुल से गोड़खा में नहर वाले रोड। बीजेपी शासन में एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। और धमतरी से भालू का दिलचस्प वीडियो सामने आया है। शासकीय आवास GD कॉलोनी में भालू रेलिंग फांदकर शिव मंदिर परिसर में पहुंच गया। लोगों का कहना है कि भालू खाने पानी की तलाश के लिए मंदिर में पहुंचा था और वहीं कुछ लोग इसे आशा से जोड़कर देख रहे हैं। भालू का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। धमतरी जिले के मगरलोड नगर पंचायत स्थित मणिकंचन भवन में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग की चपेट में आकर लाखों रुपए की मशीनें जलकर खाक हो गई हैं। सूचना मिलते ही मगरलोड पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास किया गया। आग लगने का कारण बिजली का शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।
धमतरित महिला के शव को दफनाने को लेकर बोराई गांव में विवाद की स्थिति बन गई है। विवाद के बाद शव को नगरी लाने की तैयारी की जा रही है, जहां दफन के लिए गड्ढा भी खोदा गया। इस दौरान हिंदू संगठनों और स्थानीय लोगों ने कड़ा विरोध जताया। हालात को संभालने के लिए एएसपी नगरी, एसडीएम और एसडीओपी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एचएनएन न्यूज के साथ।